Today our topic is power in AC circuits. AC सर्किट्स में कुछ पावर कंज्यूम होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कितनी पावर कंज्यूम होती है, कौन कितने पावर को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि देखिए आपने देखा ना AC सर्किट्स में हम कई बार क्या लगा रहे हैं, इंडक्टर्स, कई बार क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर्स, कई बार रेजिस्टेंस। तो ये सब कंपोनेंट्स कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। अब AC सर्किट्स के केस में आपको पता है V कितना है, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली I करंट कितना है, I नोट साइन ओमेगा टी। करंट कई बार सेम फेस में होता है, एट दैट टाइम फाई ज़ीरो हो जाएगा। कुछ केसेस में करंट लीड करता है तो प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, और कुछ के केस में लैग कर रहा है तो वहाँ माइनस पाई बाई टू लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ से पता चला कि एसी सर्किट्स के केस में वी और आई दोनों क्या हो रहे हैं, वेरी कर रही हैं टाइम के साथ साथ। तो इस केस में पावर क्या आएगी एसी के केस में, जब वी और आई दोनों टाइम के साथ साथ वेरी कर रहे हैं, तो आप पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वी टी इंटू में आई टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर हुई, ये क्या हुई बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। एक मूवमेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब आप पावर नोट आउट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है। बट आपको पावर, अब देखिए आप v की जगह क्या लिख सकते हैं, v नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। अब आपको एवरेज पावर निकालनी है, p एवरेज निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ये एक्सप्रेशन पता है ना, इससे एवरेज निकालते हैं। या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं एवरेज, अगर इसके ऊपर बार है। ये सब एवरेज की एक्सप्रेशन है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखें करेंगे, वी नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही लिखते हैं। इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। क्या आ जाएगा बेटा, बार। अब वी नोट आई नोट को बाहर लीजिए, अंदर क्या रह गया, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रह गए उन्हें लिखिए, साइन आई नोट डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है बच्चों। अभी हमने क्या किया, वी नोट आई नोट को बाहर ले लिया और बाकी की ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को वैसे के वैसे लिखा। ये हमारा पी एवरेज निकल रहा है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस टू, इसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है बेटा, पी एवरेज को इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वी नोट आई नोट। देखो ये लगेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, फिर इससे साइन ओमेगा टी को अंदर सारे से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करके हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बाय टू। क्लियर। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, हाफ। अब कोस फाइव को क्या लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोस फाइव, फाइव एक कांस्टेंट टर्म है, फाइव एक कांस्टेंट टर्म है, तो कोस फाइव का कोस फाइव ही आएगा। ठीक है, अगर ये वेरिएबल होता थीटा तो यहाँ कोस फाइव साइन फाइव जैसे इनकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो वो लिख देंगे। अब देखिए साइन फाइव ज़ीरो होता है, साइन थीटा ज़ीरो होता है, तो साइन टू थीटा भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो ये होल टर्म क्या होगी, ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास पी एवरेज कितना आ गया बेटा, पी एवरेज की बात करें तो हमारे पास पी एवरेज आएगा आई नोट वी नोट कॉस फाइव डिवाइडेड बाई टू। देखिए वी नोट आई नोट डिवाइडेड बाई टू इंटू कोस फाइव, ये हमारे पास पी एवरेज आ गया। इसे आप बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नोट रूट टू वी नोट रूट टू कोस फाइव। आई नोट बाई रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस, वी नोट बाई रूट टू क्या होता है, आई वी आर एम एस, आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाइव। ठीक है ना। एसी के केस में हमें क्या पता चला, जो आपकी एवरेज पावर है वो आई और वी के साथ साथ एक और चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और वो कोस फाइव है, दैट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन आया आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाइव, वेयर कोस फाइव इज पावर फैक्टर। क्लियर।
कोई डाउट हो बेटा इसमें? अब देखिए, अब हमारे पास एवरेज, हमें पता चल गया ये एक्सप्रेशन आता है हमारा किसके केस में, एसी के केस में। एसी के केस में अगर आपको पावर निकालनी है तो आपका एक्सप्रेशन क्या था, ये आया, क्या आया, पी एवरेज आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई। अब आपको क्या नहीं करना है, एक टेबल बना लीजिए, ईजी हो जाएगा। अब उस टेबल में हम क्या करेंगे बेटा, उस टेबल में हम लिखेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हमें सब उनका मिल जाएगा। अगर हमारे सर्किट में फर्स्ट बनाते हैं, अगर सर्किट में क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स है, तो वी भी इधर होगा, आई भी इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आपको पता है ना, प्योर रेजिस्टिव के केस में याद कीजिए फाई कितना था, उसकी पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर किससे निकालेंगे, कॉस फाई से। प्योर रेजिस्टेंस के केस में दोनों वी और आई सेम डायरेक्शन में थे, फाई 0 था, कॉस फाई कितना होता है 1, तो पावर फैक्टर कितना आ गया 1। अब हम बात करते हैं, सेकंड बात करने वाले हैं हम कैपेसिटेंस की, इंडक्टर की। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर। इंडक्टर की बात करें तो बेटा इंडक्टर में वी किधर था और आई किधर था। इसके लिए आपने क्या एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया था, आई इधर था और वी लीड कर रहा था। आई लीड कर रहा था वी से कितना, 90 डिग्री। कितना था, 90 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना आया था, फाई 90, कोस 90 कितना होता है 0। तो हमें पता चला इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर तो कितना हो गया 0। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात, अब कैपेसिटेंस रह गया हमारा। कैपेसिटेंस की बातें करें, जब हमारे सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर था, एट दैट टाइम वी इधर था, आई इधर, और दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्या था, 90। फाई कितना हो गया 90, कोस 90 0। देखिए ध्यान से देखिए, अब ये चीज़, ये हमारा कंक्लूजन निकला पूरा पावर का। एसी के केस में अगर रेजिस्टेंस का केस है, प्योर रेजिस्टिव है सर्किट, और फाई कितना होता है उस केस में 0 होता है। एट दैट टाइम हमारा फैक्टर कितना आएगा 1। पावर फैक्टर, पावर सिर्फ कौन कंज्यूम कर रहा है एसी के केस में, मेन जोर इस चीज़ पर देना है। याद रखनी है आपको ये बात कि एसी के केस में आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, आप बताएंगे 1, कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करता है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं एसी सर्किट में तो वो बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अगर आप उसी सर्किट में एक इंडक्टर लगाते हैं, अगर इंडक्टर लगाते हैं तो एट दैट टाइम आपका पावर फैक्टर कितना होता है 0, तो आपकी कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं होती। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटेंस लगाते हैं एसी सोर्स के केस में तो वो भी कोई पावर को कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, और उस टाइम भी क्या होता है, आपका पावर फैक्टर 0 होता है। अब एक बात करते हैं बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को फ्लो करने देता है। क्यों, ऐसा क्यों, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इसका क्वेश्चन क्या आएगा। अब देखिए कैपेसिटर जब करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई न्यू सी, यही कहते हैं ना। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटर के केस में ये है। अब बताइए डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 0 है। 1/न्यू कितना हो गया 0, 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे ब्लॉक कर देगा 1/∞, अब कुछ जा ही नहीं पाएगा अंदर से। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, इसका एक्सी क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस के केस में, 1/0 से क्या बना, वो इन्फिनिटी बना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है, कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपका एक्सी कितना आ जाएगा, एक्सी कितना आएगा इनफाइनाइट। तो ये डीसी को फ्लो ही नहीं करने देता अपने में से। लेकिन अगर एसी की बात करें, एसी के केस में न्यू की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, न्यू की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, तो 1/न्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो स्मॉलर आएगी, तो आपका एक्सी कितना रहेगा, कुछ स्मॉलर वैल्यू रहेगी। तो ये कुछ ना कुछ एसी को फ्लो करने देता है।
क्योंकि उस केस में इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो इनफाइनाइट हो जाता है, और तभी करके इस कैपेसिटर को डीसी को ब्लॉक करना पड़ता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। थैंक यू।